सो टाइप्स ऑफ लिक्विड फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है ना। फिर स्ट्रीमलाइंस की प्रॉपर्टीज, क्लोजर आर द स्ट्रीमलाइंस, मोर इज द वेलोसिटी, ठीक है। टर्बुलेंट क्या है? हैपेजार्ड फ्लो, जहाँ पे किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करते। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करते, वो हैपेजार्डली डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो सच अ फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है ना। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? इफ द लिक्विड फ्लो हैज अ वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी तो वो स्ट्रीमलाइन होता है, और मोर देन क्रिटिकल वेलोसिटी फिर इट बिकम्स टर्बुलेंट, ठीक है। लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी स्ट्रीमलाइन, मोर देन क्रिटिकल वेलोसिटी इज टर्बुलेंट। फिर क्रिटिकल वेलोसिटी का हमने डायमेंशनल डेरिवेशन भी किया था, ठीक है ना, जिससे हमें ये पता लगा कि क्रिटिकल वेलोसिटी इज सम कांस्टेंट टाइम्स, क्या होता है फॉर्मूला? आर नहीं होता, डेंसिटी इनटू डायमीटर, ठीक है ना। डेरिवेशन करना होता है तो हम इन चीज़ों के डेरिवेशंस पावर ए पावर बी पावर सी करके कर सकते हैं डायमेंशनल। तो बोल कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या? बातें बंद कर दो, देख लो यहाँ पर क्या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना, ईटा। ईटा आर वी, हाँ, वो उसको स्टोक्स लॉ कहते हैं। कोई भी स्फेरिकल बॉडी विच इज़ फॉलिंग इन अ लिक्विड, उसके ऊपर लगने वाली विस्कस फोर्स, उसके लिए फॉर्मूला था वो 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है ना। तो वो स्टोक्स लॉ था। स्टोक्स लॉ का टर्मिनल वेलोसिटी थी, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है टर्मिनल वेलोसिटी का। फिर ये स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो आ गया। क्रिटिकल वेलोसिटी सम कांस्टेंट टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी, डायमीटर, डायमीटर ऑफ द ट्यूब जिसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। यहाँ का जो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट भी इंफॉर्मेटिव चीज़ होती है अपने आप में, ठीक है ना। फिर कांस्टेंट भी इंफॉर्मेटिव होता है। इस कांस्टेंट को रेनॉल्ड नंबर बोलते हैं एक्चुअली, आर ई, या कहीं पे किसी बुक में तुम्हें हो सकता है एन आर ऐसे करके एक्सप्रेस कर दें, सिंबल डजंट मेक एनी डिफरेंस। इसको बोलते हैं रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? वैसे हमें क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी देख के पता चलेगा वेदर द फ्लो इज टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन, है ना। लेकिन क्रिटिकल वेलोसिटी की बजाय हम खाली रेनॉल्ड नंबर देख के भी बता सकते हैं वेदर द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। इसकी रेंज याद रखनी होती है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाती है। रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो डेफिनेटली स्ट्रीमलाइन, या कोई लैमिनार भी बोलता है तो वो यही होता है, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर लाइन बिटवीन 2000 से 3000, इसको बोलते हैं अनस्टेबल फ्लो, जो कहीं पे स्ट्रीमलाइन कहीं पे टर्बुलेंट हो सकता है, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते एग्जैक्ट। और अगर रेनॉल्ड नंबर मोर देन 3000 है तो इट इज डेफिनेटली टर्बुलेंट। मे बी स्टेबल, मे बी अनस्टेबल, कहीं मतलब मे बी स्ट्रीमलाइन या कहीं पे टर्बुलेंट, जो भी है। तो मतलब उस केस में डेफिनेटली कुछ नहीं कर सकते। अब देखो क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसमें न्यूमेरिकल ऐसा भी हो सकता है कि हमें क्या रखा है कि लिक्विड इज फ्लोइंग इन अ ट्यूब ऑफ डायमीटर से 2 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इट इज फ्लोइंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी जो दे रखी है, मे बी सपोज ने दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। मैं क्वेश्चन की तरह ही ले लेता हूँ। लिक्विड इज फ्लोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड in a tube of diameter 2 centimeter and coefficient of viscosity, ये water है, एग्जाम्पल में water ले लेते हैं। तो coefficient of viscosity of water दे रखा है कुछ, पता नहीं है मुझे, इसका आइडिया नहीं है कुछ, 1.5 10⁻³ ले लेते हैं coefficient of viscosity। और density, density of water is ये पॉइज में दे रखी है, ठीक है, और 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। वो कह रहा है नहीं, अच्छा हाँ, वो तुमसे ये पूछ रहा है बताओ इज दिस फ्लो टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन। नहीं यार, मैं क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई, एक काम करता हूँ मैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज नॉट गिवन, फाइंड
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर फ्लो टू बी स्ट्रीमलाइंड। ठीक है, फॉर फ्लो टू बी स्ट्रीमलाइंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी, जो भी जैसे ही बोला है उसने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे में हम ये कहेंगे फ्लो को स्ट्रीमलाइन रखना है ना, तो स्ट्रीमलाइन की मिनिमम कंडीशन ले लो, 2000 ले लो तुम इसकी वैल्यू, स्ट्रीमलाइन के लिए 2000 है ना, तो 2000 लेके कैलकुलेट कर लो और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ जाएगी। ठीक है ना, आया कुछ समझ में? के तो रेनॉल्ड नंबर है, ये के रेनॉल्ड नंबर ही तो होता है। मतलब ये कहता है स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, तो स्ट्रीमलाइन की कंडीशन ले लो ना, 2000 ले लो। हमेशा बिल्कुल एग्जैक्ट जो उसका मतलब पॉइंट होता है वही लेते हैं, जो मतलब जहाँ पे उसका चेंजिंग पॉइंट होता है, तो इसके लिए 2000 ले लो। अगर उसने बोला होता व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी सो दैट द फ्लो इज जस्ट टर्बुलेंट, तो जस्ट टर्बुलेंट के लिए तुम इसको 3000 ले लेते, टर्बुलेंट होने की कंडीशन। तो रेनॉल्ड नंबर की कंडीशन हम अपनी गिवन नॉलेज से पुट कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये बात समझ में आई? पता लगा? ठीक है ना, तो रेनॉल्ड नंबर हम अपनी गिवन इंफॉर्मेशन के मतलब जो भी गिवन नॉलेज है इसकी, तो हमें हम इसके अकॉर्डिंग पुट कर सकते हैं, बाकी चीज़ें गिवन होंगी कैलकुलेट कर लो पुट करके। ठीक है ना, पता लग गया? मतलब इस तरह के क्वेश्चंस भी लाइकली होते हैं, आने के चांसेस होते हैं। चेंज कर दो इसको। ओके, स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट, इसके बाद इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एक चीज होती है आइडियल लिक्विड, कोई लिक्विड आइडियल होता नहीं है। आइडियल फ्लूइड्स मतलब लिक्विड से मतलब फ्लूइड हो गया। ठीक है ना, तो आइडियल फ्लूइड्स कौन से होते हैं? इनकम्प्रेसिबल। हाँ, ये एमसीक्यू में आ जाती है कि जैसे विच ऑफ दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, तो इनकम्प्रेसिबल, इररोटेशनल, 3 दे रखी हैं 4 दे रखी हैं, उनमें से एक नहीं होगी। ठीक है ना, तो इसलिए वर्ड्स हमें याद रखने होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, इररोटेशनल है, नॉन विस्कस। ठीक है ना, तो मतलब आइडियल फ्लो में तो विस्कोसिटी भी 0 मानी जाती है, जबकि विस्कोसिटी एयर की भी 0 नहीं होती। तो कोई फ्लूइड ऐसा नहीं है जिसमें विस्कोसिटी 0 होती हो। वैक्यूम के लिए कह सकते हैं, वैसे वैक्यूम तो फ्लूइड ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो बाय डेफिनेशन ही क्या कहता है? फॉर द स्ट्रीमलाइंड फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है? फॉर द स्ट्रीमलाइंड फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड। हालांकि वो बात दूसरी है, लगाते हैं हर जगह इसको। तो स्ट्रीमलाइंड फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, तो प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या हो गया? जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। जहाँ एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वहाँ वेलोसिटी कम हो जाएगी। और इसके क्या एग्जांपल्स है, याद है किसी को? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के प्रैक्टिकल डेली लाइफ में से एग्जांपल क्या होते हैं? पानी देने के लिए जो पाइप होता है उसके आगे फिंगर लगा देते हैं, जहाँ एरिया कम हो जाता है वहाँ वेलोसिटी बढ़ जाती है वाटर की, है ना? ऐसे तुम टैप के लिए भी कर सकते हो। शावर के अंदर देयर आर स्मॉल होल्स, बड़े बड़े क्यों नहीं होते वो होल्स? क्योंकि जितने स्मॉल होंगे उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, एरिया कम होगा वेलोसिटी ज़्यादा। ठीक है ना, ठीक है। इसको डेराइव भी कर सकते हैं। डेराइव करने के लिए तुम इसको एक ट्यूब ले लो वेरिंग क्रॉस सेक्शन की, फिर हम कहते हैं जितना लिक्विड यहाँ से एंटर करेगा उतना ही लिक्विड यहाँ से लीव करेगा, है ना? नहीं, वो तो प्रूव करने वाली बात होगी, रिचर स्पीड। तो मतलब इसका प्रूफ एरिया इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए हम क्या करते हैं? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या मास ऑफ लिक्विड किसी फॉर्म में ले सकते हैं। मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड, एंटरिंग पर सेकेंड एट ए इस क्रॉस सेक्शन को कह देते हैं, बी इसको कह देते हैं। तो ए पे जितना लिक्विड मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड है उतना ही मास ऑफ लिक्विड लीविंग पर सेकेंड।
एट बी, क्योंकि लिक्विड का कहीं बीच में से लॉस नहीं हो रहा, जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, ठीक है ना। तो मास को क्या कहते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम को कह सकते हो एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, लेकिन ये है पर सेकेंड, वॉल्यूम पर सेकेंड बोलो इसको, पर सेकेंड भी बोला है ना हमने, तो लेंथ पर सेकेंड वेलोसिटी होती है। एरिया इंटू लेंथ डिवाइड बाय टाइम जब कर दोगे तो लेंथ पर सेकेंड को वेलोसिटी कह सकते हैं। तो वॉल्यूम पर सेकेंड एरिया इंटू वेलोसिटी वैसे भी याद रख सकते हो तुम, ये बहुत जगह काम आती है बात। कहीं पे भी तुम्हें वॉल्यूम पर सेकेंड लेना हो ना, वॉल्यूम पर सेकेंड, तो वो एरिया इंटू वेलोसिटी होती है। वैसे वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होता है, लेकिन पर सेकेंड अगर हो गया तो फिर वो एरिया इंटू वेलोसिटी होती है। तो यहाँ भी पर सेकेंड ही है, तो पर सेकेंड है तो वॉल्यूम को तुम एरिया इंटू वेलोसिटी कह सकते हो, यहाँ का वॉल्यूम भी एरिया इंटू वेलोसिटी। अब क्योंकि ये लिक्विड आइडियल है, इनकम्प्रेसिबल है, तो इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी सेम ही होगी। इनकम्प्रेसिबल का मीनिंग यही है ना, कंप्रेस ही नहीं होगा तो डेंसिटी सेम होगी, तो डेंसिटी सेम होगी तो डेंसिटी काट दोगे, ये आ गया A1V1 इज इक्वल टू A2V2, मतलब एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट इज अ कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अभी, जैसे सिरिंज है ना, सिरिंज में यहाँ का एरिया पिस्टन का एरिया और आगे इसका एरिया डिफरेंस होता है। तो यहाँ से पिस्टन को हल्का सा प्रेस करते हो, लिक्विड यहाँ से हायर वेलोसिटी से निकलता है, यहाँ वेलोसिटी बहुत कम होगी पिस्टन को जब प्रेस करेंगे, जबकि आगे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना। उसमें भी अगर नीडल लगा दोगे तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा होगी। ट्राई किया किसी ने नीडल लगा के कभी? बहुत दूर जाता है उससे, क्योंकि एरिया जितना कम होगा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। ये है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होता है, और लेंथ अपॉन टाइम को वेलोसिटी लिख दिया, ये वेलोसिटी है, इधर ये वाला वी वेलोसिटी है। हाँ, तो यही बात मैं बता रहा था कि वॉल्यूम पर सेकंड को तुम एरिया इंटू वेलोसिटी वैसे भी याद रखो, जहाँ भी वॉल्यूम पर सेकंड की जरूरत पड़ती है दैट इज एरिया इंटू वेलोसिटी। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उस केस में मुझे पर टाइम डिवाइड बाय टाइम करने की जरूरत नहीं थी। अगर इस बात को डायरेक्ट याद रखें कि वॉल्यूम पर सेकंड एरिया इंटू वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट इज कांस्टेंट एट एवरी सेक्शन ऑफ द लिक्विड, ठीक है। फिर एनर्जी ऑफ लिक्विड की बात आती है इसके बाद। तो लिक्विड के अंदर 3 तरह की एनर्जीज होती हैं, क्लियर कर दो इसको। लिक्विड में 3 टाइप ऑफ एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, ठीक है ना। तो लिक्विड के अंदर हमें प्रेशर एनर्जी और एक एक्स्ट्रा चीज़ याद रखनी पड़ती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh, और प्रेशर एनर्जी प्रेशर इंटू वॉल्यूम को कहते हैं। कैपिटल V वॉल्यूम के लिए बना रहा हूँ मैं, स्मॉल v वेलोसिटी के लिए। फिर लिक्विड्स के अंदर या फ्लूइड्स के अंदर हम टोटल एनर्जी की बात नहीं करते हैं, हम एनर्जी पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म्स में बात करते हैं, ठीक है जी। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास लें तो मतलब डिवाइड बाय मास कर दो, तो मास से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, v²/2। तो इसका मतलब हाफ v² इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। प्रेशर इंटू वॉल्यूम याद रख लो ना, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, PV इज इक्वल टू nRT। और ये हो जाएगा प्रेशर अपॉन वॉल्यूम डिवाइड बाय मास, पर यूनिट मास कर रहे हो ना, हाँ। तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो ये प्रेशर अपॉन डेंसिटी आ गया। तो प्रेशर अपॉन डेंसिटी इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। यही चीज़ अगर पर यूनिट वॉल्यूम करोगे तो डिवाइड बाय वॉल्यूम कर लो स्टेज को, आइला, ठीक है। इसको अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम लूँ तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाता है, तो हाफ ρv², है ना, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इस चीज़ को डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दूँ तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाता है ρgh।
और पीवी अपॉन वॉल्यूम कर दें तो प्रेशर खुद, ठीक है ना, प्रेशर खुद प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड बीटी, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज प्रिंसिपल भी कह देते हैं टाइम्स इसको, एक ही बात है, मतलब बर्नौलीज के नाम से एक ही चीज होती है वो बस, ठीक है ना। बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम में क्या होता है, कोई बताएगा? प्रॉपर स्टेटमेंट बोले तो एट एवरी सेक्शन ऑफ द लिक्विड, ठीक है ना। तो मतलब स्टार्ट ऐसे कर देते हैं, फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड, तो ये लाइन याद रख लेनी चाहिए बस, फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तीन है ना, तो तीनों एनर्जीज का सम, उसको तुम चाहे पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी टर्म्स में बोल दो, तो सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इज कांस्टेंट एट एवरी सेक्शन ऑफ द लिक्विड, ठीक है ना। लिक्विड में हर जगह ये टोटल एनर्जी मतलब पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म्स में कांस्टेंट रहती है, तो जितनी यहाँ पर है उतनी यहाँ पर भी है, उतनी कहीं और भी है। एक तरह से देखा जाए तो एनर्जी कंजर्वेशन है ये, है ना, सिंपली एनर्जी यहाँ जितनी है उतनी वहाँ भी होगी और उतनी वहाँ कहीं और भी होगी, यही तो हुआ इसका मतलब। तो हर सेक्शन पे एनर्जीज पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहती हैं, ठीक है। इसका डेरिवेशन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके लिए मैंने तुम्हें बताया था कि पेपर में 100% आता ही आता है ये डेरिवेशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक ट्यूब ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन बना देते हैं, हैं बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ 100% पेपर में आना ही आना होता है, किसी भी पेपर में। तो जो बर्नौलीज थ्योरम भी गलत कराते हैं फिर उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हम इसमें क्या करते हैं, किसी रेफरेंस लेवल के रिस्पेक्ट में पाइप की हाइट एक साइज h1 एक साइज h2 ले लेते हैं, वेरिंग क्रॉस सेक्शन, मतलब एक जगह एरिया ज़्यादा एक जगह एरिया कम है, ठीक है। इस सेक्शन को A कह देते हैं, इस सेक्शन को B कह देते हैं, नाम दे दिया इनको मैंने। यहाँ पे मान लो लिक्विड की वेलोसिटी v1 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 है और यहाँ पे प्रेशर p1 है, ठीक है ना। प्रेशर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वेलोसिटी, हाइट, इस जगह पे ये है 1 1 1 बोल दिया सबको, यही सेम चीज़ है यहाँ पे 2 कहता हूँ। लिक्विड की वेलोसिटी v2, यहाँ का प्रेशर p2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2, ठीक है। फिर इस डेरिवेशन की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, एज liquid is flowing from A to B, लिक्विड A से B की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। लिक्विड इज फ्लोइंग फ्रॉम A to B, तो हमेशा याद रखो कोई भी लिक्विड या कोई भी फ्लूइड, गैसेस भी इंक्लूड होती हैं, किस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है, ठीक है ना। वाटर का टैप ओपन करते हैं तो इसका मतलब ने हाई प्रेशर लगा दिया, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है वाटर, ठीक है। तो अगर लिक्विड ए से भी जा रहा है तो प्रेशर के बारे में क्या कह सकते हैं हम, P1 इज ग्रेटर देन P2, है ना। तो कैन वी से P1 हाई प्रेशर होगा, P2 लो प्रेशर होगा, तभी हाई से लो की तरफ जा रहा है लिक्विड। इसके अलावा द हाँ, क्यों हाई से लो की तरफ जाता है ना वाटर लिक्विड कोई भी, तो इसलिए P1 अपने आप हाई हो गया, P2 अपने आप लो हो गया उसके हिसाब से, वरना लिक्विड उल्टा फ्लो करता, ठीक है। फिर द वे वी हैव ड्रॉन इट, हमने इसको इस तरह से बनाया है कि मैंने A1 को ग्रेटर देन A2 बनाया, ये तुम्हें ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि हम इस शेप का यूज़ करने वाले हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ A1 ग्रेटर देन A2 तो इसका मतलब तुम इस ट्यूब को उल्टा नहीं बनाओगे, क्योंकि फिर तो उल्टा हो जाएगा ना, A1 मतलब जो भी है व्हाटएवर, है ना। तो द वे वी हैव ड्रॉन A1 इज मोर देन A2। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है, जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी कम होगी, एरिया इनटू वेलोसिटी प्रोजेक्ट कांस्टेंट होता है, एरिया ज़्यादा
वेलोसिटी कम। ठीक है, इसके लिए रीजन बता दोगे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, ऑल्सो वंस अगेन द वे आई हैव ड्रॉन, H2 इज मोर देन H1। हमने हाइट भी बढ़ा दी ना इसकी यहां से यहां तक। तो कहने का मतलब ये है कि जब तुम इस डेरिवेशन को इस तरीके से करोगे तो इसकी डायग्राम भी ऐसे ही बनाओगे। ठीक है ना, क्योंकि हम इस बात को यूज कर रहे हैं कि H2 इज मोर देन H1। अब कोई इसको ऊपर से नीचे बना देगा तो उल्टी बात हो जाएगी ना। फिर तो यहाँ तुम H2 कम बना रहे हो, वहां कह रहे हो H2 इज मोर देन H1, वो गलत हो जाती है ना बात। फिर समझ आ गई बात। तो A से B तक जाते आते हमने देखा वेलोसिटी बढ़ गई, V2 इज मोर देन V1 आ रहा है, तो A से B तक वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या बोले, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ठीक है ना, A से B तक जाते आते हमारे हिसाब से हाइट भी बढ़ गई इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। हाइट बढ़ने का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। यानी कि A से B लिक्विड के जाते जाते काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। अब दो एनर्जीज अगर इंक्रीज हो गई तो तुम जस्टिफाई कैसे करोगे, किसने किया काम। एनर्जी अपने आप नहीं बढ़ती, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना, तो समथिंग हैज टू डू सम वर्क, किसी ने तो कुछ काम किया होगा तभी तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी अपने आप नहीं बढ़ती। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वर्क डन किसने किया, तो हम कहेंगे वर्क डन किया प्रेशर ने। प्रेशर डिफरेंस की वजह से गया है लिक्विड, अगर प्रेशर डिफरेंस ना होता तो जाता ही ना वहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम स्टेटमेंट अब ये बोलेंगे कि हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, तो समथिंग हैज़ टू डू सम वर्क। तो स्टेटमेंट बनेगी वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी का वर्क डन है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी दो का गेन है, एक ने वर्क डन किया उसके लिए। ठीक है ना, प्रेशर एनर्जी का वर्क डन कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। कुछ नहीं, मैंने लॉजिक दिया है इस बात का। दो एनर्जीज गेन हो रही हैं, कैसे हुई गेन, किसी ने तो वर्क डन किया। किसी का लॉस होता है तभी किसी का गेन होता है, एनर्जी कंजर्व रहती है नेचर में। हम कहते हैं नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो अगर कहीं गेन हुआ है तो किसी का लॉस या किसी ने वर्क डन किया होगा, ऐसे मानो। ठीक है ना, लॉस किसका हुआ या वर्क डन किसने किया, हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक गया है तो प्रेशर की वजह से गया है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर की वजह से। तो वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी शुड बी इक्वल टू, तो अब गया किसी डिफरेंस, प्रेशर का मतलब होता है डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस बेसिकली। जो वर्क डन होगा वो डिफरेंस की वजह से होगा, फिर P1 माइनस P2, प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। H2 ज़्यादा है ना, अब इसको तुम देख लो, तुम्हें पर यूनिट मास करना है कि पर यूनिट वॉल्यूम करना है। तुम्हें जैसे करना है उससे डिवाइड कर लो इसको, दोनों से हो जाता है। ठीक है ना, किससे करूँ डिवाइड, मास से करूँ वॉल्यूम से करूँ, पहले किससे किया था, जिस मर्जी से कर लो, वैसे फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा। मास से कर लूँ, वही कह रही है, मास से कर लो तो मास से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। पहले वॉल्यूम से किया था ना, अब मास से कर लेते हैं, फ़र्क ही नहीं है कुछ, एक्चुअली कुछ भी डिफरेंस नहीं है बात में। मास से डिवाइड करना मतलब मास से अगर करना है तो मास से डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय मास। वॉल्यूम से करना था डिवाइड बाय वॉल्यूम, बस। अब इस स्टेप में कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है, तुम पर यूनिट मास कह रहे हो या पर यूनिट वॉल्यूम कह रहे हो। ठीक है, अब मैं मास से अगर डिवाइड करता हूँ तो ये चीज़ हो जाती है P1 माइनस P2, वॉल्यूम अपॉन मास इज 1 अपॉन डेंसिटी। ये फिर वॉल्यूम अपॉन मास हो जाएगा ना, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होती है। यहाँ आ जाएगा हाफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ V1 स्क्वायर, मास से डिवाइड हो गया ना, मास तो कट गए, GH2 माइनस GH1। ठीक है, इनको बस रीअरेंज कर लो, P1 अपॉन डेंसिटी, P1 अपॉन डेंसिटी माइनस हाफ V1 स्क्वायर को उस साइड ले जाता हूँ,
तो प्लस हाफ v1 स्क्वायर, यहाँ से माइनस GH1 को उस साइड ले जाता हूँ तो प्लस GH1 इज इक्वल टू माइनस P2 बाय रो को इस साइड ले आओ तो प्लस हो जाएगा। इधर ऑलरेडी हाफ v2 स्क्वायर है और इधर ऑलरेडी GH2 है। अब अगर अपनी आंखें खोल के देखोगे तो ये है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो सेक्शन 1 पे इन तीनों एनर्जीज का सम और सेक्शन 2 पे इन तीनों एनर्जीज का सम इक्वल होता है। ये तो प्रूव करना था कि हर जगह सेम होता है, ये तो प्रूव होता है। हो गया प्रूव। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ये तीनों ही चीज़ें 1 1 1 मतलब सेक्शन ए पे है। ये सेम चीज़ें तीनों 2 2 2 के साथ सेक्शन बी पे है, यानी इन तीनों एनर्जी का सम जितना यहाँ पर है उतना ही वहाँ पर है। स्टेटमेंट यही तो थी, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट एवरी सेक्शन ऑफ द लिक्विड इज सेम कांस्टेंट। तो यहाँ जितना उतना ही वहाँ भी है, उतना ही कहीं और भी होगा। हो गया प्रूफ, ठीक है ना। ये प्रूफ होता है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। चेंज करूं, लिख लो चलो पहले। डिफरेंट फॉर्म्स का मतलब अगर मैं पर यूनिट मास की टर्म्स में करता हूं तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज कांस्टेंट एट एवरी सेक्शन ऑफ द लिक्विड। यही उस स्टेप पे जहाँ पे मैंने मास से डिवाइड किया था उसकी जगह मैं वॉल्यूम से कर लेता तो ये तीनों बातें वॉल्यूम के टर्म्स में आ जाती। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक्चुअली इसका मीनिंग कुछ नहीं है, ऐसे मान लो जैसे रो से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन को, और कुछ नहीं है इसका मतलब, ठीक है ना। एक चीज़ मैंने और बताई थी, प्रेशर हेड वेलोसिटी हेड, बताऊं वो भी। तो ये तीसरी चीज़ थोड़ी ऑप्शनल सी होती है, मतलब सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ मैं ये कि कभी कभी ये वर्ड्स यूज हो जाते हैं कुछ क्वेश्चंस के अंदर। कौन सर ने स्कूल में भी बोला था ना, हाँ। तो कई बार ना ये वर्ड्स, ये टर्मिनोलॉजी यूज हो जाती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एच को अकेला छोड़ना है इसके लिए। एच अकेला कैसे आएगा, जब मैं जी से भी डिवाइड कर दूंगा इसको, ठीक है ना। इस इक्वेशन को जी से डिवाइड कर दो तो पी अपॉन रो जी वी स्क्वायर बाय 2g प्लस एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका एक मतलब वे ऑफ स्टेटिंग इज दिस ऑल्सो, ठीक है जी। अब इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा सिर्फ ये है कि एक लैंग्वेज होती है ये, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। तो बस ये सिर्फ इस वजह से हमें करना पड़ता है कि अगर किसी ने बाय चांस वर्ड प्रेशर हेड यूज़ कर लिया तो तुम उसका क्या मीनिंग निकालोगे। प्रेशर हेड पी अपॉन रो जी को बोलते हैं, ठीक है। वेलोसिटी हेड वी स्क्वायर बाय 2g को बोलते हैं, वेलोसिटी हेड। और हाइट को ग्रेविटेशनल हेड बोलते हैं। ये वेलोसिटी हेड, ये ग्रेविटेशनल हेड। तो सम ऑफ प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड ग्रेविटेशनल हेड इज कांस्टेंट एट एवरी सेक्शन। ये भी एक इसकी स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है। तो वेलोसिटी हेड क्या हुआ, वी स्क्वायर बाय 2g। तो अगर किसी क्वेश्चन में वेलोसिटी हेड वर्ड यूज हो जाए तो वेलोसिटी हेड का मतलब वी स्क्वायर बाय 2g होता है। अगर किसी ने ग्रेविटेशनल हेड वर्ड यूज कर लिया तो ग्रेविटेशनल हेड का मतलब सिंपली हाइट होती है। क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, देखो सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल। वो ये बोल देगा व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 5 kg बॉडी हैविंग अ ग्रेविटेशनल हेड ऑफ 10 मीटर्स। अब ग्रेविटेशनल हेड ऑफ 10 मीटर्स का क्या मतलब निकालो, मतलब 10 मीटर की हाइट पे एनर्जी mgh है ना। तो ये ग्रेविटेशनल हेड वर्ड यूज हो गया ना, उसका मीनिंग कुछ नहीं है, हाइट होती है ग्रेविटेशनल हेड, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है, इफ द फ्लो इज हॉरिजॉन्टल। अगर फ्लो हॉरिजॉन्टल है, एक ही लेवल पे है, तो एक ही लेवल पे है तो H2 और H1 का डिफरेंस खत्म हो जाएगा, हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है तो तुम्हें हाइट वाली टर्म लेने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली इसको ऐसे कह सकते हो, प्रेशर वाली टर्म और वेलोसिटी वाली टर्म का सम इज कांस्टेंट इफ द फ्लो इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। उसमें हाइट वाली टर्म दोनों साइड सेम आनी है, भैया हम यही करते हैं ना, P1 बाय रो प्लस
हाफ v1 स्क्वायर प्लस gh1 इज इक्वल टू p2 बाय रो प्लस हाफ v2 स्क्वायर एंड gh2। अब h2h1 सेम है तो कटी जाएंगी ना टर्म्स gh1 और gh2, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल फ्लो में। तो ऐसे में हाइट को लेने की जरूरत ही नहीं है, इक्वेशन को सिंपली ऐसे स्टेट कर सकते हैं। अब इससे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वो निकलते हैं एग्जाम वो पॉइंटर्स इसमें से। इस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, याद है किसी को? इसकी सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है मोस्टली। क्या था ये, सोचो, अरे ये तो बड़ा आसान सी बात थी, सारी इसकी एप्लीकेशंस। इस स्टेटमेंट के बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि सम ऑफ प्रेशर वाली टर्म एंड द वेलोसिटी वाली टर्म, इन दोनों का सम कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर इनमें से एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होगा क्योंकि सम कांस्टेंट है। ये बात प्रोडक्ट के लिए भी कही जाती है कि प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक ज़्यादा है तो दूसरा कम हो जाएगा। ये बात सम के लिए भी कही जा सकती है, कह सकते हैं। हाइट जीरो नहीं है, हाँ लिक्विड हॉरिजॉन्टल है तो हाइट का डिफरेंस नहीं है, हॉरिजॉन्टल फ्लो कर रहा है तो H2 और H1 सेम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मोर वेलोसिटी इंप्लाइज लेस प्रेशर, अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। मोर वेलोसिटी इंप्लाइज लेस प्रेशर या लेस वेलोसिटी इंप्लाइज मोर प्रेशर, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब इस बात के ऊपर तो बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं कि जहां लिक्विड की वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहां प्रेशर कम हो जाता है। लिफ्ट ऑफ एन एयरप्लेन, हाँ ठीक है ना। एक एयरप्लेन जो है उसे रनअप क्यों लेना पड़ता है, तो उसका आंसर ये होता है कि जो एयरप्लेन का विंग होता है, जो विंग होता है एक्चुअली इस विंग की शेप, अगर मैं इस खाली शेप का क्रॉस सेक्शन दिखाऊंगा तो पेपर पे हम इसको थोड़ा ऐसे दिखाते हैं, टेक्निकली थोड़ा और भी हो सकता है कुछ, ठीक है ना, मतलब कुछ इस तरह की, ये शेप कुछ इस तरह की होती है। क्रॉस सेक्शनल व्यू, क्रॉस सेक्शन कट करके विंग को यहाँ से कट करोगे तो इसका सेक्शन ऐसे आएगा। अब जो वो होते हैं उनमें फ्लैप्स होते हैं, यहाँ पर वो फ्लैप्स को थोड़ा अप डाउन करते हैं शेप को चेंज करने के लिए, ठीक है ना। वो तो ये तो थियोरिटिकल बातें होती हैं, प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है चीज़ों में, ठीक है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होता है, बात हमें कॉन्सेप्ट की करनी है कुछ इस तरह की। तो इसमें क्या होता है, जब ये प्लेन रनअप लेता है, हाई स्पीड से भागता है, तो एयर की स्ट्रीम लाइंस ऊपर तो इसको आराम से क्रॉस करती हैं, शेप इसकी ऐसी बनाई गई है कि ऊपर से इसके आराम से क्रॉस करती जाती है, लेकिन इसमें नीचे एयर ट्रैप होती है, नीचे कुछ इस तरह की शेप होती है, उसमें एयर ट्रैप होती है। अब एयर ट्रैप होने से यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी में फ़र्क आ जाता है, v1 इज लेस देन v2। और बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है जहाँ वेलोसिटी कम होगी वहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इसका मतलब P1 इज मोर देन P2, तो प्रेशर बिलो द विंग इज मोर देन प्रेशर अबव द विंग, तो प्लेन को एक वर्टिकल लिफ्ट मिलेगा ऊपर उठने के लिए, तो ये हेल्प करेगा प्लेन को ऊपर उसमें फ्लाई टेक ऑफ करने में, ठीक है। गाड़ियों में भी होता है ये, बहुत हाई स्पीड के ऊपर गाड़ियाँ रोड से ऊपर उठ जाती हैं, सुना है कभी, मतलब खैर एक्सपीरियंस तो क्या ही करा होगा। हाँ, नीचे एयर ट्रैप होती है, प्रेशर वेलोसिटी कम हो जाती है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, अपवर्ड लिफ्ट मिलता है गाड़ी को, तो ब्रेक काम नहीं करती उस टाइम ढंग से, तो इसलिए वेलोसिटी एक लिमिट में रहनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए जो हैवी गाड़ियाँ होती हैं, हैवी गाड़ियाँ ज़्यादा वेट वाली, ठीक है ना, वो ग्राउंड से चिपक के चलती हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि उनमें लिफ्ट इतना जल्दी नहीं हो पाता। नॉर्मल तुम्हारी गाड़ियाँ, अब अगर तुम सिंपल मारुति कार को 150 की स्पीड पे लेके जाओगे ना, ग्राउंड से ऊपर उड़ जाएगी वो, हाँ तो जाएगी नहीं ना वो, इसके ऊपर तो वो ग्राउंड से टच ही खत्म हो जाएगा उसका। सेम चीज प्रेशर डिफरेंस की वजह से अपवर्ड लिफ्ट मिलेगा। उड़ेगी से मतलब ऐसा नहीं है हवा में उड़ जाएगी, कहने का मतलब ग्राउंड से उसका कांटेक्ट कम हो जाएगा, ऐसे में ब्रेक ढंग से काम नहीं करेंगी, गाड़ी अनबैलेंस हो जाएगी, कोई ब्रेक लगाने की कोशिश करेगा अनबैलेंस हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तभी तो स्पीड लिमिट में रहना चाहिए। समझ में आ गई बात? कार लाइट ऑब्जेक्ट है मतलब जैसे ट्रक हैवी ऑब्जेक्ट,
हाँ उसके सामने तो लाइटर ही है ना कार, है ही वो तो ऑब्वियसली। अब जो ये हैवी व्हीकल्स होते हैं उनके लिए स्पीड लिमिट थोड़ी ज़्यादा होती है, वो थोड़ी हाई स्पीड पे भी चल लेते हैं क्योंकि वो इतना लिफ्ट अप नहीं होते। लेकिन नॉर्मल जो गाड़ियाँ होती हैं, मारुति और की सिंपल गाड़ियाँ जो होती हैं, वो तो 140 पे ही ग्राउंड का कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा उनमें, ठीक है ना। तो वो सेफ़ नहीं होती फिर बिल्कुल भी उस टाइम उस स्पीड पे, ठीक है। एक क्लियर जैसा वर्ड भी तो होता है इसमें, क्लीन, ओके। हाँ जी, और इसके एग्जांपल्स, ये कौन सा एग्जांपल है, कोई बताएगा? थंडरस्टॉर्म्स आते हैं तो रूफ्स ब्लो ऑफ, जो कच्ची छतें होती हैं वो ऊपर की तरफ उड़ती हैं। उसका रीज़न सेम होता है, इसके ऊपर एयर की वेलोसिटी हाई होती है, नीचे एयर ट्रैप हो रही होती है ना। तो V1 इज लेस देन V2, दैट इम्प्लाइज P1 इज मोर देन P2, तो इनको वर्टिकल लिफ्ट मिलेगा, ठीक है। इट इज डेंजरस टू स्टैंड नियर अ रेलवे ट्रैक व्हेन अ फास्ट मूविंग ट्रेन इज पासिंग बाय, क्योंकि ट्रेन, हाँ ट्रेन के साथ वहाँ की एयर मोशन में होगी, है ना, तो एयर की वेलोसिटी भी ट्रेन के साथ हाई हो जाएगी, तो एक लो प्रेशर जोन होगा। तो अगर एक बंदा ट्रेन के पास खड़ा है, मतलब ट्रैक के पास खड़ा है, लो प्रेशर जोन की वजह से वो ट्रेन की तरफ गिर जाएगा, उसे ऐसा लगा पीछे किसी ने धक्का दे दिया उसको ट्रेन पे, ठीक है ना। तो ये इसलिए डेंजरस होता है। वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ प्रेशर कम होगा, ये तो बर्नौलीज प्रिंसिपल है। क्या ऑप्शंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? एक चीज होती है टॉरिसेलीज थ्योरम, मैंने बताई थी पहले, टॉरिसेलीज थ्योरम। क्या चीज? ये नहीं, डायरेक्ट मैं नहीं दूंगा टेस्ट में, क्योंकि वैसे भी हो सकता है स्कूल में सब जगह कराएंगे भी नहीं इसको, जहाँ कराएं वो करना। ये लीजिए यार, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे देखा जाए ना, तुम मतलब अगर इसका लॉजिक देखो तो है कुछ नहीं। गर्मी बहुत लग रही है मुझे, एसी चला लूँ थोड़ी देर? हाँ जी, ओके, थैंक यू। मैं क्या बोल रहा था? मैं कुछ बोल रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि तुम देख के वैसे ही डर रहे हो, ये बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सी बात है इसमें कि एक तरफ लेवल के डिफरेंस की वजह से एच आ गया, एक हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाया, एक वेट करा। टेक्निकली देखो तो यही है, ये न्यूमेरिकल में भी यूज होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी क्वेश्चन भी कर लेंगे एक दो। टॉरिसेलीज थ्योरम, सिलेबस चेक करूँगा एक बार, एक सेकंड रुको, फिर सिलेबस भी चेक कर लेता हूँ मैं साथ साथ। उई, चैप्टर का नाम क्या है? विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशंस। अब पता नहीं इसको सिंपल में माने के ना माने। टॉरिसेलीज थ्योरम वैसे नहीं दे रखी है, छोड़ सकते हम, वो भी मुझे लग रहा है कि कई कई जगह नहीं कराते। टॉरिसेलीज थ्योरम भी इसने मेंशन नहीं की हुई है, जब कोर्स में होती है तो है √2GH। हाँ कराइए, कराए तो फिर मैं भी। हाँ जी मिल रहा है बिल्कुल, फर्स्ट क्लास मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रिमाइंड करा दूँ? हे राम, कैपिलरी राइज डेफिनेशन, डेफिनेशन ये होती है राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, ठीक है ना। उसमें हम क्या करते हैं, कैपिलरी ट्यूब के अंदर कॉन्केव मेनिस्कस बन जाता है, तो प्रेशर बिलो द कॉन्केव मेनिस्कस P0 - 2S/R होता है,
बाहर का प्रेशर पी नॉट होता है, करके दिखाया तो यार, वैसे थोड़ी पता चलेगा। चलो पहले ये कह रहा है कि एक वो एसेंट फार्मूला दोबारा करा दूं। एसेंट फार्मूला ही कह रहा है ना। कैपिलरी राइज तो यही होता है बस, राइज ऑफ लिक्विड या फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, उसी को कहते हैं कैपिलरी राइज, और कुछ थोड़ी है। जो मैं बता नहीं था दिए में अपने आप ऊपर चला जाता है लिक्विड ऑयल, टॉवल को हल्का सा नीचे से डिप करोगे पानी में तो ऊपर तक गीला हो जाता है, कैपिलरी राइज की वजह से वो होता है राइज। हाँ ओके जी, न्यूमेरिकल लेते हैं फिर एक, या पहले टॉरिसलीज थ्योरम भी लिखी लो, कुछ के स्कूल में क्यों ही करा सकते हैं, छोटा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, वो भी इसी की एप्लीकेशन होती है बर्नौलीज प्रिंसिपल की। टॉरिसलीज थ्योरम